हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो के हाज़िर हूँ एक नए सेशन के साथ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीडीएस के बारे में, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के बारे में। एंड साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे हम एडीडीएस को अपने लैब इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की अगर बात की जाए तो एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज़ इन्वायरमेंट में माइक्रोसॉफ्ट की एक डायरेक्टरी सर्विस है जो कि सेंट्रलाइज आइडेंटिटी, अथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लिनक्स इन्वायरमेंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्री आईपीए के बारे में डिटेल से कि फ्री आईपीए क्या है। सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए विंडोज़ इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी का, जबकि लिनक्स इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है फ्री आईपीए का। अब आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कि इंश्योर करता है कि राइट पीपल गेट द राइट एक्सेस टू द राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम, सिक्योरली एंड कंसिस्टेंटली। आपका आईटी इंफ्रा है, आपके आईटी इंफ्रा कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ़ डिफरेंट कंपोनेंट्स पे, लाइक आपके सर्वर्स हैं, आपके स्विचेज़ हैं, राउटर्स हैं, पूरा एक आईटी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें डिफरेंट यूज़र हैं, डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो हर एक यूज़र को, आपके डिफरेंट यूज़र को हर एक यूज़र का एक डिफरेंट जॉब रोल होगा, डिफरेंट जेडीज होगी, आपके सर्वर डिफरेंट पर्पसेस के लिए होंगे, आपके एडमिन डिफरेंट पर्पज़ के लिए होंगे। तो कौन से यूज़र को कौन से सिस्टम पे क्या एक्सेसेस देनी है, ये सारी चीज़ कहलाती है आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम। विंडोज़ इन्वायरमेंट में हम एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ करते हैं और लिनक्स इन्वायरमेंट में इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं फ्री आईपीए का। अब एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम, जो एक्टिव डायरेक्टरी है, हमने डिस्कस की है कि माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी सर्विस है। अब डायरेक्टरी क्या चीज़ होती है? डायरेक्टरी स्टोर करती है आपके ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके यूज़र हैं, कंप्यूटर हैं, ग्रुप्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज़। अथेंटिकेशन की अगर बात की जाए तो ये अथेंटिकेशन मीन वेरिफिकेशन के हु आर यू। आप एक सिस्टम पे, आपको एक एक्सेस चाहिए, आप एज अ यूज़र एक सिस्टम पे लॉगिन कर रहे हो, तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप एक लीगल यूज़र हो या नहीं। तो अथेंटिकेशन मीन सबसे पहले कि यूज़र को वेरीफाई करना कि आइदर ये यूज़र एक अथोराइज यूज़र है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है अथोराइजेशन। अथोराइजेशन मीन आपका ये कंफर्म हो गया, मैं लाइक एक यूज़र वन है जिसको सिस्टम पे एक्सेस चाहिए, एक सर्वर पे एक्सेस चाहिए, तो सबसे पहले तो ये वेरीफाई होना चाहिए कि आइदर ये यूज़र लीगल यूज़र है, लाइक ये यूज़र हमारा वेरीफाइड यूज़र होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके आईटी इंफ्रा का जो यूज़र है वो होना चाहिए। वो चीज़ वेरीफाई करने के बाद आपने उसको एक्सेस तो प्रोवाइड करनी है सिस्टम पे, लेकिन साथ ही उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आपने ये डिसाइड करना होता है कि इस यूज़र को कौन सी एक्सेसेस हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड ऑफ यूज़र हो सकते हैं। अब हर एक यूज़र को सेम परमिशन सारे सिस्टम पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। आपके पास सिस्टम एडमिन है, नेटवर्क एडमिन हैं, डिफरेंट हैं। आपके पास डेस्कटॉप सपोर्ट के जो यूज़र हैं वो हैं, नॉर्मल यूज़र हैं, तो सबकी पॉलिसीज़ एंड जो जेडीज़ हैं वो सेम नहीं हो सकती। सो अथोराइजेशन ये डिसाइड करता है कि किसी यूज़र को, किसी जिसको एक सिस्टम पे एक्सेस चाहिए, तो कौन सी एक्सेस उसको, कौन सी प्रिविलेजेस उसको असाइन होनी चाहिए। सो अथोराइजेशन क्या डिसाइड करता है? व्हाट यू कैन एक्सेस, आप किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, शेयर्स को, एप्लीकेशंस को, सर्विसेज को, कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आ गया अथेंटिकेशन का, जिसमें आपने डिसाइड कर लिया कि यूज़र कौन है, यूज़र वेरीफाई हो गया। उसके बाद स्टेप आ जाता है कि उसको किस चीज़ पे एक्सेस है, वो चीज़ वेरीफाई आपने करनी होती है, उसकी परमिशन पॉलिसीज़ को देखना होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं। तो उसके लिए जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो सेंट्रलाइजेशन का एक फीचर प्रोवाइड करती है कि आप एक ही प्लेस है, प्रोवाइड वन प्लेस टू मैनेज अकाउंट्स। आप जितने भी अकाउंट्स हैं, पासवर्ड हैं, पॉलिसीज़ हैं, एक्सेसेस अक्रॉस द नेटवर्क हैं, सारे आप एक ही प्लेस से मैनेज करते हैं। आपके आईटी इंफ्रा में डिफरेंट नंबर ऑफ़ सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस लगे हुए हैं। तो बजाय इसके कि आप हर एक के लिए एक, जो लाइक मेरे पास 10 सर्वर हैं मेरे इंफ्रा के अंदर, और मेरे पास उन 10 सर्वर पे 100 यूज़र हैं। अब जो एक सर्वर का यूज़र है उसको आप एक्सेस प्रोवाइड करें, उसको अथेंटिकेट करें, बजाय इसके कि उसी सर्वर से जो आपके पास सेकंड सर्वर है, फिर वहाँ पे जो यूज़र हैं आप उसको अथेंटिकेट करें, उनकी आइडेंटिफिकेशन ट्रैक करें उसी सिस्टम के थ्रू। सिमिलरली आप 10th सर्वर की बात करें तो यहाँ पे जो यूज़र हैं उसको आप उन्हीं उसी सर्वर के थ्रू या उसी सिस्टम के थ्रू आप
एक्सेस उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करें, तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। सो जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है वो सेंट्रलाइज एक पॉइंट प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ से आप ये सारे काम को मैनेज कर सकते हैं। पॉलिसीज़, परमिशन, सिक्योरिटी पॉलिसीज़, परमिशंस, यूज़र अकाउंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो ये एक उसके एडवांटेजेस में हमें आ जाता है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ यूज़र कंप्यूटर्स एंड परमिशंस, सिंगल साइन ऑन फॉर डोमेन ज्वाइन यूज़र। आपकी डोमेन में जो भी यूज़र ज्वाइन होगा तो वो सिंगल साइन ऑन के थ्रू एक्सेस कर सकेगा। उसके बाद ग्रुप पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की जाती हैं फॉर सिक्योरिटी बेसलाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन। इंटीग्रेशन विद मेनी इंटरप्राइज ऐप, एक्टिव डायरेक्टरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन के साथ, फाइल सर्वर्स, प्रिंट सर्वर्स के साथ, एंड सो ऑन। उसके बाद अगर बात की जाए तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी के। मेजर कंपोनेंट्स को अगर बात की जाए तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो कंपोनेंट्स हैं वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डोमेन। डोमेन इज़ द कोर सिक्योरिटी बाउंड्री इनसाइड एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोर सिक्योरिटी बाउंड्री जो है वो है डोमेन। डोमेन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है? यूज़र्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, डोमेन कंट्रोलर्स हैं। जैसे कि लैब डॉट लोकल आपकी एक डोमेन होती है, लैब डॉट लोकल, एग्जाम्पल डॉट लोकल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक डोमेन होती है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि फेसबुक की अगर बात करें www.facebook.com, google.com, yahoo.com, तो ये जो आपका डोमेन नेम होता है, डोमेन होती है जो, जैसे एग्जांपल में बताया गया है कि lab.local, तो इसके अंदर डिफरेंट यूज़र्स, कंप्यूटर, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, पॉलिसीज़, डोमेन्स, तो ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होती है। आपने यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि इधर आपके यूज़र, कंप्यूटर जिनको भी जिस सिस्टम पे एक्सेस चाहिए इधर वो ऑथराइज हैं या नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, आपकी डोमेन से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो जितनी भी आपकी ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन होती है, वो आपकी डोमेन के अंदर होती है। उसके बाद आ जाता है डोमेन कंट्रोलर। अब ये सारा काम किसी सिस्टम ने करना होता है, ना कि किस खुद ब खुद ये सारा काम हो जाएगा। जो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है ये किसी सिस्टम के थ्रू होगा। तो जिस सिस्टम के थ्रू आप ये काम करेंगे तो उसको कहते हैं डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर क्या है? दैट रन्स ADDS एंड स्टोर द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। अब सारी ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए जो भी प्रोसेस है वो करना है डोमेन कंट्रोलर के लिए। हर एक डोमेन के लिए एटलीस्ट एक डोमेन कंट्रोलर होगा। यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर DCs सर्वर्स दैट रन ADDS एंड स्टोर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी ADDS सर्विस जो है, डोमेन सर्विस है, उसको जो रन करते हैं और उसके डेटाबेस को स्टोर करते हैं। दे प्रोवाइड Kerberos ऑथेंटिकेशन, NTML फॉलबैक, रेप्लिकेशन, ग्रुप पॉलिसीज, प्रोसेसिंग, DNS इंटीग्रेशन, ये सारे काम जिसने करने होते हैं, जिस डिवाइस ने, जिस सर्वर ने करने होते हैं, उसको बोलते हैं हम डोमेन कंट्रोलर। सो हर एक डोमेन की, जैसे हमने डिस्कस किया था डोमेन lab.com, तो हर एक डोमेन के लिए एक अलग एटलीस्ट वन डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। लाइक मेरे पास एक डोमेन है lab.local, example.com, तो हर एक डोमेन के लिए हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। उसके बाद जो कंपोनेंट आ जाता है एक्टिव डायरेक्टरी है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की अगर बात की जाए, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट द टॉप लेवल कंटेनर दैट टॉप लेवल कंटेनर ऑफ इंटायर एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट। एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट का टॉप लेवल कंटेनर है, जिसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? फॉरेस्ट के नाम से विजिबल है कि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपकी डोमेन कंट्रोलर, आपके स्कीमाज, आपके कैटलॉग्स, ट्रस्ट रिलेशंस, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके इस फॉरेस्ट के अंदर आती हैं। तो फॉरेस्ट क्या है? आपका एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में टॉप लेवल कंटेनर है। फॉरेस्ट कंटेन्स वन आर मोर डोमेन्स। फॉरेस्ट के अंदर आपके पास
मल्टीपल डोमेन्स आ सकती हैं, जितने भी स्कीमाज हैं आपके जो ट्रस्ट रिलेशन आपने डिफ़ाइन किए होते हैं, ग्लोबल शेयर्ड ग्लोबल कैटलॉग जो आपने क्रिएट किए होते हैं, वो सारे इसके अंडर आ जाते हैं। मॉडर्न अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए, मॉडर्न इन्वायरमेंट यूज़ वन फॉरेस्ट वन डोमेन, एक डोमेन और एक फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको तो ये चीज़ें हमारे लिए समझनी आसान होंगी। उसके बाद आ जाता है ट्री। अब फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर ट्री तो लाजमी है। तो ट्री क्या चीज़ होती है? ट्री की अगर बात की जाए तो अ ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ डोमेन्स इन हायरार्किकल नेम स्पेस। एग्जांपल, आपके पास एक डोमेन है crop.local। अब हो सकता है आपके पास मल्टीपल दूसरे भी डोमेन हो, सब डोमेन भी हों, sales.crop.local, HR.crop.local, admin.crop.local, development.crop.local, तो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। तो ट्री के अंदर क्या हो जाती है, ये सारी चीज़ों का जो ग्रुप है वो कहलाता है ट्री। फॉरेस्ट आ गया टॉप लेवल, उसके बाद आपकी आ गई ट्रीज़। फॉरेस्ट के अंदर डेफिनेटली ट्रीज़ होंगे तो ये ट्रीज़ आ जाती हैं। फॉरेस्ट में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके जितनी भी चीज़ें, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे फॉरेस्ट के अंदर फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे आपके ट्रीज़ आ जाते हैं। फिर आपकी आ जाती हैं ये डोमेन्स के अंदर आपके यूज़र ग्रुप्स, परमिशन, पॉलिसी, ये सारी हैं। उसके बाद आ जाते हैं डोमेन कंट्रोलर जिन्होंने आपकी ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को, ये सारी चीज़ें प्रोसेस करनी होती हैं। आपको जिस चीज़ ने रिज़ल्ट आउटपुट देनी होती है तो वो डोमेन कंट्रोलर होते हैं आपके। डोमेन कंट्रोलर लाइक आपके सर्वर्स जहाँ पे आपने डिप्लॉय किया होगा। उसके बाद आ जाता है ट्रीज़ के बाद है हमारे पास एक कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स मीन्स आप एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ कर रहे हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स का अगर आप देखें, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स ओ यूज जिन्हें हम कहते हैं, लॉजिकल कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट्स एंड अप्लाई पॉलिसीज। अब आपके एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट डोमेन्स हो सकती हैं। आप एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फॉल करेंगी। नंबर ऑफ़ यूज़र, नंबर ऑफ़ सिस्टम्स, कंपोनेंट्स आपके डिफरेंट होंगे। तो उस सारी चीज़ को इजीली मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बनाते हैं। ग्रुप पॉलिसीज, डेलीगेशन, क्लीन स्ट्रक्चर के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लाइक आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं तो सर्वर के लिए आपने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लिया। वर्क स्टेशन है तो वर्क स्टेशन के लिए आपने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का एक ग्रुप बना लिया। यूज़र के लिए आपने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट बना लिया। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, ये फिर सारे डिफरेंट आपके एक इन्वायरमेंट में यू कैन से दैट कि एक आइसोलेट भी हो जाते हैं, आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है और इजीली आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब जस्ट लाइक कि अगर सारा सिस्टम अगर एक ही जगह में इकट्ठा किया तो मेशी भी हो जाता है, कम्प्लेक्स भी हो जाता है उसको मैनेज करना। तो उस सारी चीज़ से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि लॉजिकल कंटेनर्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और उन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करेंगे, आपने सर्वर का एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया तो इस पर जो भी अपने परमिशन पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है तो वो पॉलिसीज़ आप सेपरेटली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो वर्क स्टेशन पे आपने अप्लाई करनी है तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए यूज़र के लिए आप अलग से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आपके वर्क को ईजी भी करता है और क्लीन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है आपका स्कीमा क्या होता है? एक्टिव डायरेक्टरी का ब्लूप्रिंट है। लाइक ये डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट टाइप मीन्स आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपके इन्वायरमेंट के अंदर होंगे। यूज़र हैं, कंप्यूटर हैं, ग्रुप्स हैं, उनके पासवर्ड्स हैं, नेम्स हैं, ईमेल्स हैं, सिक्योरिटी आईडीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में डिफ़ाइन की जाती हैं? स्कीमा में डिफ़ाइन की जाती हैं। और स्कीमा क्या चीज़ है? द स्कीमा इज शेयर्ड अक्रॉस द एंटायर फॉरेस्ट। एक जो फॉरेस्ट है उसके अक्रॉस इसको शेयर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग GC अ पार्शियल रीड ऑप्टिमाइज कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फॉरेस्ट। आपके फॉरेस्ट हमने देखा था कि टॉप लेवल कंटेनर है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉप लेवल का जो कंपोनेंट है वो है फॉरेस्ट। तो ग्लोबल कैटलॉग क्या है कि उसी फॉरेस्ट की एक पार्शियल रीड ऑप्टिमाइज कॉपी है, जिसको यूज़ किया जाता है कि इसके लिए यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप के लिए, फॉरेस्ट वाइड सर्चेज़ के लिए, लॉगऑन ऑथेंटिकेशन के लिए। यूजली द फर्स्ट DC in the domain is a
जीसी सर्वर, जो आपका फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होगा आपके एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट के अंदर, आपके डोमेन के अंदर, उसको वो एज ए जीसी काम करता है, एक ग्लोबल कैटलॉग के तौर पे यूज़ किया जाता है उसको। उसके बाद आ जाता है साइट्स एंड सबनेट्स। Sites and subnets used to optimize the replication and authentication based on physical network layout. Like sites क्या हैं, physical locations हैं, subnets क्या हैं, आपकी IPs हैं, site links क्या हैं, replication paths हैं। So आप कैटेगराइज कर लेते हैं फिजिकल लोकेशंस की बेस पे। लाइक मैं अगर बात करूँ तो रियाद की एक मेरे पास साइट है, जद्दा की एक साइट है, अबा की साइट है। अब हर एक साइट का एक अलग नेटवर्क होगा, उसका आईपी रेंजेस होंगी, इसी तरह उनकी रेप्लिकेशन पाथ होंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाती हैं, साइट एंड सबनेट्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर भी आप कह सकते हैं। डोमेन नेम सिस्टम एक्टिव डायरेक्टरी डिपेंड करती है हेविली ऑन डोमेन नेम सिस्टम। एडी यूजर यूजेस डीएनएस फॉर लोकेटिंग डोमेन कंट्रोलर्स, Kerberos service discovery, replication, client logon, AD integrated rules replicates automatically between the DNS। अब एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो हैवीली डिपेंड करती है आपके डीएनएस पे। उसने ज़रा क्या चीज़ करनी है, आईपी टू नेम रेजोल्यूशन, नेम टू आईपी रेजोल्यूशन, जोन्स बने होते हैं उसके अंदर। आपका जो डीएनएस है, डीएनएस के जोन्स के अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स बने होते हैं कि कौन सा जो आपके कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे चल रहे हैं, आपके डिफरेंट अगर सर्वर्स चल रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स, उनके पीटीआर रिकॉर्ड्स, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, तो जितना भी ये डेटा होता है ये आपके डीएनएस के पास होता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो हैविली डिपेंड करती है आपके डीएनएस पे। उसको वो डीएनएस को यूज़ करती है डोमेन कंट्रोलर्स को लोकेट करना है, Kerberos की सर्विसेज डिस्कवर करनी है, उसके लिए रेप्लिकेशन करनी है, क्लाइंट लॉग ऑन करना है तो उसके लिए। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जो डीएनएस जोन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं बिटवीन डोमेन कंट्रोलर्स। आपके पास डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स हैं और वो डेफिनेटली आपने अगर डीएनएस इंटीग्रेटेड है तो एक डीएनएस इंटीग्रेटेड के जो जोन के अंदर जो भी चेंजिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स ने उस डोमेन को ज्वाइन किया होगा तो ऑटोमेटिकली सारी रेप्लिकेशन उसके अंदर होती है। ये प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं लैब इन्वायरमेंट के अंदर जब हम लैब परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आ जाती हैं ग्रुप पॉलिसीज़, जीपीओ जिन्हें कहते हैं हम। ग्रुप पॉलिसीज़ क्या हैं, ग्रुप पॉलिसीज़ सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपने जनरल पॉलिसीज़ डिफाइन की होती हैं, पासवर्ड की पॉलिसीज़ क्या हैं, सॉफ्टवेयर आप कैसे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग आपकी क्या हो सकती है, लॉगिन स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, फायरवॉल रूल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं। जीपीओज़ आर लिंक टू, जीपीओज़ किसके साथ लिंक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, डोमेन्स आर साइट्स। अपने साइट्स के हिसाब से, ग्रुप डोमेन्स के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के हिसाब से आपने ग्रुप पॉलिसीज़ को क्रिएट करना होता है या उसके साथ लिंक करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद आ जाता है जो कंपोनेंट है एक्टिव डायरेक्टरी का, वो है ntds.dit, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, द एक्चुअल डेटाबेस फाइल स्टोरिंग। जो एक्टिव डायरेक्टरी का एक्चुअल डेटाबेस है एक्टिव डायरेक्टरी ने, जहाँ पे यूज़र, ग्रुप्स, कंप्यूटर, पासवर्ड, स्कीमाज, ये सारी चीज़ें सेव करनी होती हैं, वो होता है एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस। और उसकी लोकेशन क्या होती है, यहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन किया सी विंडोज़ ntds.dit के नाम से आपका डेटाबेस आपके सिस्टम पे होता है। उसके बाद आपका कंपोनेंट आ जाता है सिसवॉल। सिसवॉल अ शेयर्ड फोल्डर ऑन एवरी डोमेन कंट्रोलर। हर एक डोमेन कंट्रोलर पे एक शेयर फोल्डर होगा जो कि कंटेन, इसके अंदर ग्रुप पॉलिसीज़ के टेम्पलेट्स होते हैं, लॉगिन स्क्रिप्ट्स होते हैं, रेप्लिकेशन डेटा होता है रेप्लिकेटेड यूजिंग, इसको रेप्लिकेट कैसे किया जाता है यूजिंग DFS-R। और इसकी लोकेशन, ये डेटाबेस की लोकेशन है। सो हर एक डोमेन कंट्रोलर पे हर एक डोमेन कंट्रोलर पे एक सिसवॉल के नाम से शेयर फोल्डर होता है जिसके अंदर ग्रुप पॉलिसीज़ के टेम्पलेट, स्क्रिप्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद कंपोनेंट की अगर बात की जाए, FSMO roles, flexible single master operation, special roles that ensure consistency
फॉरेस्ट वाइड भी होते हैं। फॉरेस्ट वाइड होंगे तो स्कीमाज मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर होंगे। डोमेन वाइड होंगे तो RID मास्टर, PDC एमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो ये कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स थे एक्टिव डायरेक्टरी के। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी के एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो ये सेंट्रल आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल आपका प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी है, वर्क फ्रॉम स्मॉल लैब्स टू लार्ज इंटरप्राइज इन्वायरमेंट, ग्रुप पॉलिसीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, मैसिव पावर टू कन्फिगर एंड हार्डन द क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, इंटीग्रेशन विद DNS, आप DNS के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को। ड्रॉबैक्स की अगर बात की जाए तो ये जितना आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा होगा या बढ़ता जाएगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ग्रो करता जाएगा, तो ये चीज़ें इसकी मज़ीद कम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ के इश्यूज़ हैं, लाइक फॉरेस्ट है, डोमेन्स हैं, ट्रस्ट साइट्स हैं, FSM रूल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों का जितने भी हमने कंपोनेंट या इसके हमने जो यूटिलाइजेशन देखी है, तो ये सारी चीज़ों का प्रॉपर एक डिज़ाइन चाहिए होता है। उसके बाद डिपेंड हम करते हैं कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डिपेंड करती है DNS पे। अगर आपका DNS बैड DNS है तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी भी प्रॉपर काम नहीं करेगी। उसके बाद सिंगल सिक्योरिटी बाउंड्री है। इफ़ अ डोमेन फॉरेस्ट कंप्रोमाइज़, आपका अगर डोमेन या फॉरेस्ट आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो ये इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट होगा आपके इंफ्रा पे। उसके बाद मेंटेनेंस ओवरहेड है, क्योंकि चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, नंबर ऑफ बैकअप्स, रेप्लिकेशंस, हेल्थ, डोमेन कंट्रोलर, पैचिंग, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक्टिव डायरेक्टरी को इसकी मेंटेनेंस में रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें इसको कम्प्लेक्स कर लेती हैं। और ऑन परमिसेस फोकस मीन्स नीड सर्वर, स्टोरेज एंड केयर। तो ये सारी चीज़ें आपने जो भी आपने इस एक्टिव डायरेक्टरी के यूजेज हैं उनका अगर आपने एडवांटेज लेना है तो उसके लिए फिर आपको इन सारे प्रोसेसेस को लाइक ये सारी चीज़ों को बियर करना होता है। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। बट एडवांटेजेस की बात की जाए, चूँकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस केस में फिर ड्रॉबैक्स ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ से एक एडवांटेज ले रहे होते हैं तो उसकी मेंटेनेंस है, उसके डिज़ाइन है, उसके जो भी आपको रिक्वायर रिज़ल्ट अचीव करने के लिए जो भी अपने एक्शन परफॉर्म करने होते हैं तो वो तो आप लाजमी करते हैं, तो फिर आपको रिज़ल्ट रिक्वायर्ड मिलते हैं। उसके बाद आ जाती है व्हाट इज़ ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। इसकी अगर बात करें तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपके विंडोज़ सर्वर में एक रोल है एक्टिव डायरेक्टरी का। एक्टिव डायरेक्टरी ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस is the server role that implements Active Directory and Windows Server। ADDS एक ऐसा रोल है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी को इम्प्लीमेंट करता है आपके विंडोज़ सर्वर पे। इंस्टॉल एज ए रोल ऑन विंडोज़ सर्वर, तो एज ए रोल ये इंस्टॉल होता है आपके विंडोज़ सर्वर पे। इसी का हम प्रैक्टिकल लैब भी करेंगे। आपके विंडोज़ सर्वर्स को एक डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट कर देता है। सेम वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टरी डेटाबेस, रेप्लिकेशन बिटवीन डोमेन कंट्रोलर, इंटीग्रेशन विद DNS। लाइक आपके विंडोज़ सर्वर को कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव डायरेक्टरी में कन्वर्ट करने के लिए जो रोल है, इन शॉर्ट अगर उसकी बात की जाए तो वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। सो अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो एक कंसेप्ट है, एक सर्विस है, जबकि ADDS विंडोज़ सर्वर का एक रोल है जो कि आपके विंडोज़ सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी में कन्वर्ट करता है, आपके डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करता है। प्री रिक्विजिट की अगर बात की जाए तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। हो लैब इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसको हम डिप्लाई कर रहे हैं विंडोज़ सर्वर पे। इसकी अगर रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट की अगर बात की जाए तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, होस्ट नेम उस पर सेट होना चाहिए, IP की कन्फिग्रेशन हो स्टैटिक या DHCP, प्रेफर DNS की हमारे पास कन्फिग्रेशन होनी चाहिए। अब DNS अलग से भी हो सकता है और ख़ुद इसी सर्वर को आप एज ए DNS भी यूज़ कर सकते हैं जिस पे आप एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए हम ADDS, इंटीग्रेटेड DNS इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही होता है। उसके बाद नेटवर्क टाइम एंड डेट, टाइम जोन्स की सेटिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। डिस्क एंड रिसोर्सेज की बात की जाए तो आपके पास डिस्क स्पेस मौजूद होनी चाहिए। जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो आपकी 250 MB जो मेमोरी है वो कंज्यूम करती है, 50 MB
200 MB जो मेमोरी है वो कंज्यूम करती है, किसके लिए, डेटाबेस के लिए 50 MB मेमोरी कंज्यूम करती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर लॉग्स। सो चलते हैं हम अपनी वर्चुअल मशीन पे और वन बाय वन देखते हैं कि हम कैसे ADDS की सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हैं, और साथ ही हम एक वर्चुअल मशीन पे इसको टेस्ट भी करेंगे, जिसको एज ए क्लाइंट यू कैन से दैट कि हम एक ऐसी वर्चुअल मशीन जो कि हमारी डोमेन को ज्वाइन करेगी, और देखेंगे कि जो हम डोमेन क्रिएट करेंगे तो उसको मशीन हमारी कैसे ज्वाइन कर सकती है, हमारा जो सिस्टम है कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यूज़र की अथेंटिकेशन हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, डोमेन यूज़र, और उसको उस सिस्टम पे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जिसने डोमेन को ज्वाइन किया होगा, और उसकी अथेंटिकेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, तो उसने वहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। चलते हैं हम अपने वर्चुअल लैब पे। ये मेरे पास 2 विंडोज़ सर्वर 2022 हैं। पहले इस सर्वर की बात की जाए तो इस पर जो होस्ट नेम है मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है AD सर्वर के नाम से। DNS सफिक्स अभी इनेबल नहीं किया हुआ है, इसको हम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम कन्फिगर करेंगे, देखेंगे। IP की अगर बात की जाए तो इस पे मेरे पास IP 105 है, 172.16.0.105। DNS की अगर बात करूं तो DNS में मैं इसी सर्वर को चूँकि DNS के तौर पे भी यूज़ करने वाला हूं, तो उसके DNS की सेटिंग्स में IP में मैंने सेम सर्वर की IP प्रोवाइड कीजिए। सेकंड में वर्चुअल मशीन की अगर बात की जाए तो ये भी मेरे पास एक विंडोज़ सर्वर 2022 बेस्ड एक वर्चुअल मशीन है। इसकी IP 10 सेम नेटवर्क पे है और 106 इसकी IP है। DNS इसने चूँकि इस AD वाली मशीन का DNS यूज़ करना है, इसको हम एज ए DNS भी कन्फिगर करेंगे। इंटीग्रेटेड DNS होगा हमारा, तो उस केस में हम इस DNS को यूज़ करने वाले हैं। आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो उनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो पिंग करके हम देख लेते हैं 172.16.0.106 अपनी वर्चुअल मशीन को ये यहाँ से पिंग कर रही है। अगर हम सेम यही स्टेप्स परफॉर्म करें अपने क्लाइंट मशीन पर, क्लाइंट मीन्स कि इस मशीन को हमने डोमेन ज्वाइन करवानी है, 16.0.105 एक्सेसिबल है। फायरवॉल आपके पास डिसेबल होने चाहिए। फायरवॉल को चेक कर लेते हैं। फॉर लैब इन्वायरमेंट, फॉर प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट आपके पास फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर होने चाहिए। सो इस सिस्टम पे हमारे पास फायरवॉल डिसेबल है। हम अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन को भी चेक कर लेते हैं फायरवॉल सेटिंग्स। प्राइवेट ऑफ, पब्लिक ऑफ एंड ऑफ। उसके बाद ये वर्चुअल मशीन में आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप VMware वर्कस्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपने जो वर्चुअल मशीन जिनको आपने AD सर्वर एंड AD क्लाइंट के तौर पे जिस मशीन को आपने डोमेन ज्वाइन करवानी है, तो अगर आपने क्लोनिंग की है तो बेहतर ये है कि क्लोनिंग ना करें, आप इंडिपेंडेंट दोनों के जो OS हैं वो इंडिपेंडेंटली इंस्टॉलेशन उनकी करें। क्योंकि जब आप क्लोनिंग करते हैं तो दोनों वर्चुअल मशीन की जो SID है वो सेम होगी, तो SID सेम होने के केस में जब आप किसी वर्चुअल मशीन को या किसी सिस्टम को आप डोमेन ज्वाइन करवाएंगे तो उस केस में वो डोमेन ज्वाइन नहीं करवा सकती। तो उसके लिए फिर आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स करनी होती हैं। तो बेटर ये है कि आप इंस्टेड ऑफ क्लोनिंग के आप क्लोन करके मशीन्स बनाएं, एक मशीन बनाएं और उससे क्लोन करें दूसरी मशीन को, तो उससे बेहतर यह है कि आप इंडिपेंडेंट जो सेपरेट इंस्टॉलेशन है दोनों वर्चुअल मशीन्स की वो कर लें। सो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड हम देखते हैं। सबसे पहले हम सर्वर मैनेजर ओपन करेंगे, सर्वर रोल्स पे क्लिक करेंगे। मैंने चूँकि इस मशीन को बनाना है, सबसे पहले तो मैं इसके फॉन्ट साइज़ को देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ हम बढ़ा देते हैं। सो सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे एक
डैशबोर्ड पे भी और लोकल सर्वर पे भी आप देख सकते हैं ऐड सर्वर रोल्स। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते जाएं, यहाँ पे आपके सर्वर का होस्ट नेम एंड उसकी आईपी आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ सर्वर रोल्स में आप देखेंगे लास्ट टाइम हमने डीएनएस का चेक किया था, डीएनएस सर्वर के बारे में अभी हम चेक सेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ADDS। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो वेट करते हैं जब तक हमारा ये जो फीचर है इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है। आईपीज़ या नेम्स हमने ऑलरेडी असाइन किए हैं, फायरवॉल रोल्स हमने चेक कर लिए हैं, डीएनएस में हमने इसी होस्ट का नेम दिया हुआ है, विंडोज़ सर्वर 2022 बेस हमारी ये वर्चुअल मशीन है। उसके बाद डीएनएस रोल्स हम ऐड कर रहे हैं ADDS के लिए। लेट्स वेट्स कि हमारा ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाए फीचर इंस्टॉलेशन का, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रेटेड डीएनएस का ये एडवांटेज होता है हमारे पास कि आपकी जितनी भी रेप्लिकेशन है डोमेन के अंदर वो ऑटोमेटिकली पोर्ट्रे होती है, यू कैन से दैट कि रेप्लिकेट होती है आपकी उस डोमेन के अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं सब पे। उस चीज़ को भी हम देखते हैं, हमारा ये जो फीचर है इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। आपने इस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना है। अगर ये विंडो आपसे क्लोज़ हो जाती है, लाइक मुझसे ये विंडो क्लोज़ हो जाती है, तो यहाँ पे ये देखें राइट साइड पे आप देखें टॉप पे जो टास्क बार अब आपके पास आ रही है, इस टूल बार आपके पास आ रही है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल आपके पास ही होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रमोट दिस सर्विस टू अ डोमेन कंट्रोलर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। हम क्योंकि एक न्यू फर्स्ट हमारा ये डोमेन है तो उस केस में हम ऐड अ डोमेन का फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है हमारा, तो उस केस में हमने ये थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। यहाँ पे आपने नेम प्रोवाइड करना होता है अपनी डोमेन का, तो मैं अपनी डोमेन का नेम रख लेता हूँ techpro.local। techpro.local हम अपनी डोमेन का नाम रख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अब उसके बाद आ जाता है कि ये यहाँ पे देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट द फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन। आप न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन का फंक्शनल लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करें। अब फंक्शनल लेवल क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। फंक्शनल लेवल डिफाइंस एक्टिव डायरेक्टरी फीचर्स आर अवेलेबल, विच एक्टिव डायरेक्टरी फीचर्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन मिनिमम विंडोज सर्वर वर्जन ऑफ द डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर का जो फंक्शनल लेवल आपके एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स को डिफाइन करते हैं जो कि अवेलेबल हो किस बेस पे, आपके OS की बेस पे, मिनिमम वर्जन ऑफ OS लेवल। तो यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ OS लेवल आप देखें 2008 से स्टार्ट हो जाता है और 2016 तक जाता है। अगर डोमेन फंक्शन लेवल की बात करें तो ये 2016 का ही इसमें ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि OS की आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बेस पे आपको इसने
एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो मिनिमम ओएस लेवल कौन सा होगा? फंक्शनल लेवल की अगर बात की, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल की बात की जाए, इसको FFL जिसको बोलते हैं, इसकी बात की जाए तो इसके केस में देखें 2008 से 16 तक है। जबकि डोमेन फंक्शनल लेवल की बात की जाए तो इसमें हमारे पास मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस है, जो जिसकी बेस पे इसने एक्टिव डायरेक्टरी के फीचर्स प्रोवाइड करने हैं, वो है 2016। उसके बाद आपको डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड DSRM पासवर्ड प्रोवाइड करना होता है। आपको अगर याद हो तो हमने फ्री IPA के केस में डायरेक्टरी मैनेजर का पासवर्ड प्रोवाइड किया था। अब DSRM डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड बेसिकली आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पासवर्ड है। लाइक आपकी डेटाबेस के अंदर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ चेंजिंग्स या कुछ सेटिंग करनी है या उसको एक्सेस करना है, तो उस केस में आपको तो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को जो एक्सेस करने के लिए आपको जिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिर्फ किस चीज़ का? पासवर्ड का। तो जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है आपके सिस्टम में, तो वही आपका एज ए DSRM यूज़र आपका बनता है। लाइक आपके डेटाबेस के लिए आपने एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो उसके लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत होगी जो लोकली आपके सिस्टम में, लाइक मेरे इस सिस्टम में अगर एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र है तो वो एज ए DSRM यूज़र बन जाएगा, और उसके लिए यहाँ पे पासवर्ड हमने मेंशन करना होता है। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने पासवर्ड यहाँ पे तो मेंशन करना होता है, लेकिन अगर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है आपके इस लोकल सिस्टम पे, जिसको आप एज ए डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, जिस पे आपने एक्टिव ADDS का जो सर्विस है उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कन्फिगर करने जा रहे हैं, उसका जो लोकल यूज़र है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, जो अगर उसका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो इसके नेक्स्ट स्टेप में इसकी अथेंटिकेशन की जाती है और उसको चेक किया जाता है, उसकी पॉलिसीज़ को चेक किया जाता है। अगर वो आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो ये चीज़ नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्रोसेस ही स्टेप ही फेल हो जाता है। तो आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है उसका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड रख लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाइड DNS डेलीगेशन ऑप्शन। डेलीगेशन फॉर DNS सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज अथॉरिटेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी फाउंड। तो ये फर्स्ट आपका DC होता है, तो उस केस में आपने इसको इग्नोर करना होता है, इसको अनचेक रहने दें डेलीगेशन को। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे आ जाएगा नेट बायोस नेम। नेट बायोस नेम हमने जो डोमेन नेम दिया उसी को ये कैपिटल में यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर फ्री IPA के केस में बात की जाए तो वहाँ पे रियल नेम के नाम से एक ऑप्शन आता था, वहाँ हमने डोमेन नेम को कैपिटल में खुद से मैनुअली इंटर करना होता था। तो ये देखें मेरा जो डोमेन थी techpro.local, तो techpro को इसने एज ए नेट बायोस नेम यहाँ पे खुद ही सिलेक्ट कर लिया है, जस्ट विद द डिफरेंस कि ये कैपिटल लेटर में यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, देखें स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ADDS डेटाबेस लॉग फाइल्स एंड सिस वॉल्यूम। डेटाबेस फोल्डर, लॉग फाइल्स एंड सिस वॉल्यूम। तो ये आप रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे आपने विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की होती है उसी के अंदर आप सेव करते हैं। बाकी ये जो थर्ड ऑप्शन है सिस वॉल्यूम, आप इसको किसी और लोकेशन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। बेटर यही है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जहाँ पे आपकी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है, OS की इंस्टॉलेशन है, उसी लोकेशन पे आप इसको सेट करें। नेक्स्ट करेंगे। अब वो सारी जो सेटिंग्स हैं हमने सेट देखी हैं, तो उनको वो कह रहा है कि रिव्यू कर लें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। हम यहाँ पे देखें ये वेरिफिकेशन क्या है, फेल आ गई है। वन आर मोर प्री रिक्विजिट फेल, प्लीज़ फिक्स द इशू एंड क्लिक। अब जो फेल आ रही है वो क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ प्री रिक्विजिट्स फॉर डोमेन कंट्रोलर प्रमोशन फेल्ड। प्रमोशन फेल्ड हो चुकी है, किस वजह से? द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बिकम्स द डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन जाता है। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डोमेन, जब आप एक नई डोमेन क्रिएट करते हैं तो आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन है वो क्या बन जाता है, अकाउंट है, जो यूज़र अकाउंट है आपका वो
डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन जाता है। तो उसके लिए आपका जो पासवर्ड पॉलिसीज़ हैं, द न्यू डोमेन कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पासवर्ड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। आपकी जो लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है उसको रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता। सो आपको एक स्ट्रांग पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना होता है। आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है वो एक उसका जो पासवर्ड है वो स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड की पॉलिसीज़ को मीट करना चाहिए। तो उस केस में वो क्या कर रहा है, साथ ही सजेशन दे रहा है कि वी रिकमेंड यू दैट प्रेस कंट्रोल और डिलीट, यूज़ नेट यूज़र कमांड लाइन टूल और लोकल यूज़र एंड ग्रुप टू सेट अ पासवर्ड। सो आप इसको पासवर्ड वो कह रहा है कि नेट यूज़र कमांड लाइन टूल के थ्रू आप इसको कर लें, चेंज कर लें, या फिर आप इसको ग्राफिकली आप इसको चेंज कर लें। सो हम पावर शेल पे चलते हैं। मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ विद विंडोज़ पावर शेल। नेट यूज़र की अगर बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, मोहम्मद डॉट शाबान के नाम से एक यूज़र है। सो मैंने जो यूज़र है नेट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है इसका पासवर्ड चेंज करना है, तो इसको कमांड लाइन के थ्रू मैं चेंज कर लेता हूँ। इस एरर को मैं कॉपी कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पे इसकी जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी वो मेंशन कर दूँगा। सो हमने क्या करना है कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, उसका पासवर्ड चेंज करना और एक स्ट्रांग पासवर्ड रखना है जो कि पासवर्ड पॉलिसीज़ को मीट करता हो। अब ये किस केस में आता है कि अगर आप एक नई डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, अब इससे पहले हमारे सिस्टम में कोई डोमेन जाए नहीं थी की, सो उसके लिए हमने एक नई डोमेन क्रिएट की थी। अब वो उसने ये एक एरर दी है हमारे सिस्टम को एज एडी प्रमोट करने के लिए के टाइम पे जो भी उसने ऑथेंटिकेशन करनी थी उस केस में। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे हम अपनी कमांड को मेंशन करते हैं। फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे अपनी कमांड मेंशन करते हैं। कंट्रोल सी कर लेता हूँ। नेट यूज़र यहाँ से हम यूज़र का नेम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम कमांड मेंशन करेंगे नेट यूज़र का नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे पासवर्ड। कमांड हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पासवर्ड को हम वेरीफाई कर लेते हैं। कंट्रोल आल्ट डिलीट अगर मैं करूँ यहाँ पे
यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी चेंज कर सकते हैं पासवर्ड। यहाँ पे देखें कंट्रोल और डिलीट ऑप्शन से यहाँ पे आ जाता है, यूज़र स्विच करना है, साइन आउट करना है, चेंज पासवर्ड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो हमारी हमने कमांड लाइन के थ्रू की है, हमारी कमांड ये सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर से इसी हम चलते हैं अपने इस ऑप्शन पे, नेक्स्ट पे अगर क्लिक करूँ तो होपफुली अभी हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ वी हैव टू रीस्टार्ट द सर्वर। सो देखें अभी हमने डोमेन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र था उसका पासवर्ड मैंने चेंज किया, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंशन किया, सेट किया एज़ पर पासवर्ड पॉलिसीज़। तो अभी हमारी ये जो प्री रिक्वेस्ट जो चेक था ये पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे इंस्टॉल। एंड वेट टिल its installation is completed। हमारी ये जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद क्लोज़ करेंगे, सिस्टम हमारा होगा रीबूट। एंड लेट्स वेट अंटिल हमारा सिस्टम रिज्यूम होता है। सिस्टम हमारा रिज्यूम होगा। उसके बाद हमने जो इंटीग्रेटेड डीएनएस है उसके जोन्स को कॉन्फ़िगर करना है। जोन्स वहाँ पे बन जाएंगे, वहाँ पे हमें ए रिकॉर्ड्स बनाने हैं, पीटीआर रिकॉर्ड्स बनाने हैं, रिवर्स जोन को कॉन्फ़िगर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एडीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपके जो रिवर्स जोन्स हैं वो क्रिएट नहीं होते, वो आपने खुद क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद हम एक डोमेन यूज़र को क्रिएट करेंगे और हमारी जो सेकंड वर्चुअल मशीन है विंडोज़ सर्वर 2022 की, उसको हम ज्वाइन करवाएंगे डोमेन, और वहाँ उस मशीन पे हम इस डोमेन यूज़र को लॉगिन करके उसकी अथेंटिकेशन को, अथॉराइजेशन को चेक करेंगे। जैसे ही ये सिस्टम
रिज्यूम हो जाएगा तो आप देखेंगे लॉगिन से पहले हमारी जो डोमेन है वो यूज़र नेम से पहले हमारे पास यहाँ पे शो होगी, इस टर्मिनल पे यहाँ पे शो होगी जहाँ से हमने लॉगिन करना होता है। और फिर जब हम अपने क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन करवा लेंगे तो उसके साथ भी इसी पेज पे जहाँ से हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे के लॉगिन करना होता है सिस्टम को, वहाँ पे वो जो डोमेन है वो वहाँ पे शो होगी आपको। सो वेट करते हैं जब तक ये चेंजेस जो सेटिंग्स हैं ये अप्लाई हो जाएं, और उसके बाद जो पेंडिंग हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उस तक वेट करते हैं जब तक ये हमारी चेंजेस जो हैं या जो सेटिंग्स हैं ये अप्लाई हो जाएं इस सिस्टम पे। सिस्टम हमारा रिज्यूम हो चुका है। अब उसके बाद फायरवॉल की सेटिंग और डीएनएस की सेटिंग को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हम डोमेन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद जो डीएनएस है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, आईपी की सेटिंग है डीएनएस की, वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं IPv4, ये देखें यहाँ पे डीएनएस में हमने दिया था सेम सर्वर की आईपी को, तो यहाँ पे जब हमने एडी को कॉन्फ़िगर ADDS को कॉन्फ़िगर किया, डिप्लॉय किया, उसके बाद ये चेंज हो गई है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको चेंज कर लेते हैं। हमारा यही सर्वर एज AD एंड DNS इंटीग्रेटेड DNS भी काम करेगा, तो इसी सर्वर की हम IP दे देते हैं, ओके करते हैं, क्लोज़। उसके बाद अगर बात की जाए फायरवॉल की, तो डोमेन के लिए फायरवॉल हमारी ऑन हो गई होगी, उसको ऑफ कर देते हैं। डोमेन ये देखें ये ऑन हुई, इसको हम कर लें ऑफ, अप्लाई, प्राइवेट पब्लिक सबके लिए ऑफ है, ओके कर देते हैं। ये हम लैब इन्वायरमेंट के लिए ऐसा करते हैं। प्रोडक्शन में या रियल इन्वायरमेंट में आपने DNS के रूल्स को कॉन्फ़िगर करना होता है, अगर आपके पास हार्डवेयर फायरवॉल है या फिर सॉफ्टवेयर फायरवॉल आपके पास रन कर रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा, अगर मैं पावर शेल पे आपको लेके चलूँ, तो अभी देखें हमारा जो DNS सफिक्स है वो यहाँ पे techpro.ak.local के नाम से आ गया है। पहले ये वाला जो ऑप्शन था हमारे पास ब्लैंक था। IP हमारे पास सेम है 105। DNS की IP हमने चेंज कर ली है। फायरवॉल को हमने डोमेन के लिए आफ्टर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ADDS हमने वेरीफाई करने के बाद उसको ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद हमने करना होता है DNS को कॉन्फ़िगर। DNS सर्च करेंगे, DNS मैनेजर ओपन हो जाएगा, तो AD सर्वर के नाम से ये देखें हमारा एक DNS आ गया, और इसमें जो जोन्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। जोन्स में अगर देखें तो techpro.ak के नाम से जो हमारी डोमेन थी उसमें उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, ए रिकॉर्ड्स हैं, वो क्रिएट हो चुके हैं। रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट नहीं होता, ये हमने क्रिएट करना होता है। सो पहले हम यहाँ पे कुछ ए रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, इसकी सेटिंग्स को एडिट पे जाएंगे। हाँ, ये ऑलरेडी ओके है 172, बस समटाइम यहाँ पे IP आपके पास शो नहीं कर रहा होता, तो इसको आपने एडिट करना होता है प्रॉपर। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी को चेक कर लेते हैं। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी में भी आपका FQDN कम्प्लीटली यहाँ पे मेंशन है। समटाइम्स ये होता है कि ये कंप्लीट मेंशन नहीं होता, ये जस्ट एक इसका जो होस्ट नेम है वो मेंशन होता है, तो आपने एडिट करना होता है। उसके बाद आप रिवर्स जोन पे हम चलते हैं, क्लिक करेंगे न्यू, राइट क्लिक करके न्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी जोन है हमारा पहला D है, तो उसके बाद आ जाता है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ज़ूम रेप्लिकेशन स्कोप।
तो वो चीज़ मेंशन करनी होती है आपने। टू ऑल DNS सर्वर रनिंग ऑन द डोमेन कंट्रोलर इन दिस फॉरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जोन्स की जो रेप्लिकेशन है, लाइक आपने इसने मेरा ये एक्टिव डायरेक्टरी में जो इंटीग्रेटेड DNS है, इसके अंदर किसी भी रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग आती है तो वो किसको रेप्लिकेट हो, तो उसके लिए यहाँ पे रूल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फॉरेस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं, आपका टॉप लेवल जो कंटेनर है उसके अंदर आपका उसे कहते हैं फॉरेस्ट, तो उसके अंदर जितने भी डोमेन्स हैं आप चाहते हैं कि आपकी इस इंटीग्रेटेड DNS के अंदर जो भी चेंजिंग आए वो रेप्लिकेट हो जाए सारे फॉरेस्ट के अंदर डोमेन्स में, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट के टू ऑल DNS सर्वर रनिंग इन द डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन। तो इस डोमेन techpro.local डोमेन के अंदर जो भी आपका डोमेन कंट्रोलर कोई और रन कर रहा होगा तो आपके रिकॉर्ड्स उस पर रेप्लिकेट हो जाएँ। तो इसी के साथ चलते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखें तो टू ऑल डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन फॉर विंडोज सर्वर 2000 कंपैटिबिलिटी techpro के इस डोमेन में ये विंडोज सर्वर 2000 की कंपैटिबिलिटी के लिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे IPv4। अब हमारी जो IP है रिवर्स जोन के लिए उसको मेंशन करेंगे 172.16.0। नेक्स्ट करेंगे। अब लास्ट टाइम हमने जब DNS की कॉन्फ़िगरेशन की थी, जो हमने सेपरेट DNS इंस्टॉल किया था विदाउट AD एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये ऑप्शन ग्रेड आउट था। जब आप जस्ट DNS को इंस्टॉल करेंगे विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी तो उस वक्त आपके पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ अनसिक्योर डायनामिक अपडेट्स रिकमेंडेड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, ये ग्रेड आउट होता है। आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन होते हैं। अब चूँकि हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया हुआ है तो ये ऑप्शन हमारे पास ग्रेड आउट नहीं है, बल्कि हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब डायनामिक अपडेट्स किस चीज़ के लिए, यू कैन स्पेसिफाई दैट दिस DNS जोन एक्सेप्ट सिक्योर नॉन सिक्योर और नो डायनामिक अपडेट्स। कोई भी आपका जो यूज़र है या आपका इस DNS के जो जोन्स हैं उसको आइदर वो सिक्योर है, नॉन सिक्योर है, डायनामिक है, वो इसको अपडेट कर सके। तो उसके लिए आपने पॉलिसीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं कि इस DNS के जो जोन्स हैं वो कौन इसको अपडेट कर सकता है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के केस में अलाउ ऑनली सिक्योर डायनामिक अपडेट्स, जो भी आपकी इस एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू अपडेट्स होंगी उनको आपने अलाउ करना है इसको अपडेट करने के लिए। दिस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर द एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS जोन्स। ये ऑप्शन सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड DNS जोन्स के लिए। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाता है। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपके ये जो A रिकॉर्ड्स बने हुए हैं इनका PTR रिकॉर्ड मीन्स कि आपके रिवर्स जोन्स के अंदर भी एक PTR रिकॉर्ड बन जाए, तो राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और ये जो ऑप्शन है आपका अपडेट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, लाइक आप ये चाहते हैं यहाँ पे इस फॉरवर्ड जोन में आप एक A रिकॉर्ड बनाएं तो ऑटोमेटिकली उसका PTR रिकॉर्ड, A रिकॉर्ड होता है आपका नेम टू IP रेजोल्यूशन के लिए और PTR रिकॉर्ड होता है पॉइंटर जिसे हम कहते हैं IP टू नेम रेजोल्यूशन के लिए। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर कोई भी A रिकॉर्ड क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स जोन में एक रिकॉर्ड बन जाए, PTR रिकॉर्ड बन जाए, तो इस ऑप्शन को सेट कर लेंगे, अप्लाई करें एंड ओके करें। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो मशीन है, वर्चुअल मशीन है हमारा जो दूसरी जिसको हम एज ए डोमेन हमने ज्वाइन करवाना है, तो उसका A रिकॉर्ड जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ के उसका हम होस्ट नेम मेंशन करेंगे। होस्ट नेम अबा के नाम से रखा हुआ मैंने। IP एड्रेस उसका मेंशन कर दें 172.16.0.106। क्रिएट एसोसिएटेड PTR रिकॉर्ड ऑलरेडी चेक है हमारे पास, ऐड करेंगे, ओके करेंगे, डन करेंगे। उसके बाद रिवर्स लुकअप जोन के अंदर आएंगे, रिकॉर्ड को रिफ़्रेश करें यहाँ पे तो आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पे शो होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट। अब होस्ट नेम 106, प्रॉपर्टीज़, अप्लाई, ओके, रिवर्स लुकअप जोन, और यहाँ जोन के अंदर इसका ये रिकॉर्ड आ जाता है। सॉरी, आई वाज सिलेक्टिंग द रॉन्ग जोन पे डबल क्लिक करें। उसके बाद इसके जोन की फ़ाइल ओपन हो जाएगी, उस फाइल के अंदर इसके रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे पास ये जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है उसका PTR रिकॉर्ड है, जो हमारे पास दूसरी वर्चुअल मशीन है जिसको हमने डोमेन ज्वाइन करवानी है उसका A रिकॉर्ड भी हमारे पास यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आ जाता है हमने इसको टेस्ट करना है
एक तो अपनी सेकंड मशीन को डोमेन ज्वाइन करवानी है और उसको हमने टेस्ट करना है एक यूज़र के साथ। तो एक यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे हम, पावर शेल में अगर आपको लेके चलूँ तो पावर शेल में हम नेम रेजोल्यूशन चेक कर लेते हैं इसकी कि आइदर इट्स वर्किंग और नॉट। ns ns lookup 172.16.0.105 टाइम आउट। हम चलते हैं अपने इथरनेट की सेटिंग में। टाइम आउट दे रहा है, रिजॉल्व तो कर रहा है लेकिन साथ टाइम आउट दे रहा है। और ये देखें IPv6 का एक ऑप्शन दे रहा है DNS में। अगर मैं आपको कमांड रन करके बताऊं तो यहाँ पे DNS सर्वर में हमने सेट तो हमने इस IPv4 वाले जो इस सर्वर की IP है उसको किया था, बट अभी हमारे पास ये IPv6 पे भी जा रहा है। तो इसको हम डिसेबल कर लेते हैं। सेटिंग से विंडोज़ R प्रेस करें, NCPA CPL की कमांड है, नेटवर्क जो आपके कनेक्शन हैं उनको ओपन करने के लिए। इथरनेट 01 प्रॉपर्टीज़, इथरनेट 1 प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से हमने इस IPv6 प्रोटोकॉल को कर लेना है अनचेक। ओके करेंगे, क्लोज़ करेंगे, आ जाते हैं हम अपने पावर शेल पे। मैं Ctrl+L करके क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, और उसके बाद ns लुकअप की अगर कमांड चलाऊँ तो ये मेरा IP टू नेम रेजोल्यूशन भी हो रहा है। एंड देन हमारा ये जो सर्वर है इसका नेम, होस्ट नेम है AD सर्वर डॉट टेकप्रो AK डॉट लोकल। तो इसको भी ये रिजॉल्व कर रहा है। मींस कि हमारा जो DNS है, इंटीग्रेटेड DNS है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर हम 106 के लिए करें जो कि हमारी क्लाइंट मशीन होनी है, मींस के जिससे हमने डोमेन ज्वाइन करवानी है जिसको, उसको भी ये रिजॉल्व करवा रहा है। आबाद डॉट टेकप्रो डॉट लोकल के नाम से हमारा जो उसका नेम होगा, ये डोमेन अभी हमने सेट करनी है। अभी ये सेट वहाँ पे हो ही नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बन गया है तो नेम रेजोल्यूशन यहाँ पे हो रही है। उसके बाद हमने करना है यूज़र क्रिएट। एक डोमेन का यूज़र क्रिएट करेंगे, नॉर्मल यूज़र नहीं, नेट यूज़र कमांड से हम डोमेन यूज़र क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ADUC ओपन डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर इस वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। सर्च में चले जाएं और यहाँ भी अगर मैं लिखूँ तो ये मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने उसके बाद आपने क्या करना है, आप डिफ़ॉल्ट यूज़र कंटेनर के अंदर भी कर सकते हैं इसको क्रिएट। ये देखें, ये जब आप इस डोमेन पे इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट आपके पास यहाँ पे फोल्डर आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं जिन्हें हम कंटेनर्स बोलते हैं। कंटेनर्स में इनके अंदर डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स बने होते हैं, डेटा इनके अंदर होता है। तो इसके अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिट है उसको क्रिएट कर लें, जो कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। क्लीन स्ट्रक्चर के लिए हमने देखा था, लाइक सर्वर्स के लिए अलग था, उसके बाद नेटवर्क के लिए आप अलग रख सकते हैं, आप यूज़र्स के लिए अलग रख सकते हैं, ग्रुप्स के लिए अलग रख सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इस यूज़र वाले सेक्शन पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं। आपने क्या चीज़ क्रिएट करनी है, डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेकंड लास्ट ऑप्शन, आप देखें यूज़र क्रिएट करने हैं। अब यूज़र का आपसे नाम पूछेगा, नाम है मैं मेंशन कर देता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम में मेंशन कर देता हूँ यूज़र। टेस्ट यूज़र के नाम से एक यूज़र बन जाएगा, फुल नेम टेस्ट यूज़र होगा। उसके बाद यूज़र लॉगिन नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किस नेम से लॉगिन करेगा, टेस्ट यूज़र के नाम से मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे,
अब आपने यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करना है। सो पासवर्ड आपका स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड पॉलिसीज़ को मीट करना चाहिए। मीन्स मिनिमम 8 करेक्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल एंड स्पेशल करेक्टर्स। यहाँ पे मैं पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ, होपफुली इट विल वर्क। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, पॉलिसीज़ को मीट नहीं कर रहा, तो आपकी ये जो यूज़र क्रिएशन है यहाँ पे एक एरर आपको देगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है। फिनिश करता हूँ तो हमारा एक टेस्ट यूज़र जो कि डोमेन यूज़र है ये क्रिएट हो चुका है। ये थी हमारी इस एडी साइड की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज़ एंड परमिशंस एंड बहुत सारी जो इसके फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन को, जिसको हमने डोमेन ज्वाइन करवानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हम डोमेन कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपकी एडी जो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है वो रेडी होना चाहिए, आपके पास डोमेन होने चाहिए, डीएनएस इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास जो डोमेन कंट्रोलर है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर है स्टैटिक आईपी हो। उसके बाद सिस वॉल्यूम एंड नेट लॉग ऑन शेयर एग्जिस्ट। आपने जो सिस वॉल्यूम हमने इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान हमने देखा था एक पाथ के अंदर सी विंडोज़ और उसके अंदर सिस वॉल्यूम के नाम से एक फ़ोल्डर था, वो शेयर फोल्डर एग्जिस्ट करना चाहिए। डीएनएस जोन्स होने चाहिए, हमने डीएनएस इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन्स बनाया तो उसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए हैं, बोथ फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। उसके बाद आपने इस मशीन की रिक्वायर्ड जो सेटिंग्स हैं वो करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। उसके लिए क्या है, सेट डीएनएस टू डोमेन कंट्रोलर्स आईपी। डीएनएस हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, पावर शेल में हम देख भी लेते हैं। डीएनएस हमने जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, हमारा डोमेन कंट्रोलर है, उसकी जो आईपी हमने सेट किया है, क्योंकि उसमें हमने इंटीग्रेटेड डीएनएस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। उसकी आईपी को सेट कर लेंगे एंड देन हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने डोमेन ज्वाइन करवानी है ग्राफिकली। उसके लिए हमने क्या करना है, दिस पीसी पे आप जाएंगे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आप आएंगे, कंप्यूटर नेम पे क्लिक करेंगे, चेंज पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे देखें ये वर्क ग्रुप में अभी तक, तो यहाँ पे हमने डोमेन ज्वाइन करवानी है। और डोमेन हमारी क्या है, टेक प्रो AK डॉट लोकल के नाम से हमारी डोमेन है। डोमेन का नाम मेंशन करेंगे टेक प्रो AK डॉट लोकल, जो भी आपकी डोमेन है। होस्ट टाइम हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ था, डोमेन अभी हमने ज्वाइन करवानी है। ओके करेंगे। यहाँ पे अब ये डोमेन जो इंटर की है उसका आपसे क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है, तो हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है, उसका हमने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पासवर्ड। क्रेडेंशियल्स आपके ओके होने चाहिए। तो वेलकम टू द टेक प्रो डॉट लोकल, हमारी डोमेन ज्वाइन हो चुकी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आप सेटिंग कोई भी चेंजिंग आपकी चीज़ है तो उसको सेव कर लेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम रीबूट होगा। ओके करेंगे। जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप अभी रिस्टार्ट करना चाह रहे हैं या लेटर। सो अभी रिस्टार्ट हम करेंगे ताकि हमारी जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएं। हम अपनी इस मशीन को रिस्टार्ट करेंगे और रिस्टार्ट करने के बाद क्योंकि इसने डोमेन ज्वाइन की हुई है, तो अब जैसे ही हम उस लॉगिन वाले डिस्प्ले पे जाएंगे जहाँ से हमने यूज़र को लॉगिन सिस्टम को लॉगिन करना होता है,
तो वहाँ पे ये देखेंगे हम कि हमारी वहाँ पे डोमेन भी नज़र आ रही होगी। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करें। पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो जाते हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया। डोमेन चेक कर लेते हैं हम अपने सिस्टम पे। डोमेन को वेरीफाई करने के बाद हमने स्विच करेंगे हम उस यूज़र के साथ। डोमेन जो एक्टिव डायरेक्टरी पे हमने जो डोमेन यूज़र क्रिएट किया था उसके साथ हमने इस सिस्टम को चूँकि हमने डोमेन ज्वाइन करवा लिया अपनी एक्टिव डायरेक्टरी पे, तो जब हम लॉगिन करेंगे तो उसकी अथेंटिकेशन यहाँ से होगी। तो मैं पावर शेल पे आपको लेके जाता हूँ और सबसे पहले आपको यूज़र बताता हूँ जो टेस्ट यूज़र हमने क्रिएट किया था अपने एडी सर्वर पे, अपनी डोमेन कंट्रोलर पे। पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। फॉन्ट साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नेट यूज़र की कमांड चलाऊँ, नेट स्पेस यूज़र, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर एंड मोहम्मद आर शाबान, ये दो मेरे पास यूज़र हैं। नेट यूज़र टेस्ट यूज़र के नाम से कोई यूज़र नहीं है। जबकि हमारे इस जो सर्वर था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर या डोमेन कंट्रोलर, तो उस केस में हमने एक टेस्ट यूज़र क्रिएट किया था और टेस्ट यूज़र तो हमने डोमेन के अंदर क्रिएट किया था, डोमेन में क्रिएट किया था। कौन से ऑप्शन में जाके किया था? एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। ADUC एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में हम जा के देख सकते हैं या सर्वर मैनेजर के अंदर भी हम दे सकते हैं। उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन में जाएंगे, कंटेनर पे क्लिक करेंगे, यूज़र के अंदर हमने क्रिएट किया था तो ये टेस्ट यूज़र यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। सो मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे चलता हूँ। IP कन्फिग करके मैं आपको इसकी डोमेन चेक करवा लेता हूँ। तो ये देखें इसके DNS सफिक्स में यहाँ पे techpro.local की एंट्री आ चुकी है। प्राइमरी DNS सफिक्स भी यही है। DNS सफिक्स सर्च लिस्ट में देखें तो ये आपके पास शो हो रहा है, ये इसका होस्ट नेम है। अभी अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करूँ दैट और स्विच यूज़र, यहाँ पे हमने करना है स्विच यूज़र पे हम चलते हैं जी। वो कह रहे हैं कि कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करें। कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे मैंने अदर यूज़र पे क्लिक करना है। अदर यूज़र पे हमने क्रिएट किया था टेस्ट यूज़र, यहाँ पे इसका देंगे होपफुली इट विल वर्क। अब हमने वहाँ पे पासवर्ड की पॉलिसीज़ रखी थी कि यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करे तो क्या हो पासवर्ड चेंज करे।
ओके करेंगे, पुराना पासवर्ड, यहाँ पे नया पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं। अब हमारा ये जो यूज़र था हमने डोमेन पे क्रिएट किया था, ये टेस्ट यूज़र एक दफ़ा फिर से आपको दिखा लेता हूँ। ये टेस्ट यूज़र जो है हमारा कहाँ पे क्रिएट है, हमारी डोमेन के अंदर है। ये देखें, लोकली इस मशीन के अंदर हमारा टेस्ट यूज़र नहीं था, लोकल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं था। इंटर करेंगे तो हम ये टेस्ट यूज़र के साथ अपने इस जो सिस्टम है इस पे हम लॉगिन कर जाएंगे। तो ये देखें हम कैसे हमने एक्टिव डायरेक्टरी का जो ADDS सर्विस है उसको इंस्टॉल किया, इंटीग्रेटेड DNS को हमने कॉन्फ़िगर किया, उसके अंदर जोन्स हमने क्रिएट किए, जोन्स के अंदर ए रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया, फिर हमने एक यूज़र क्रिएट किया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूज़र हमने क्रिएट किया। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर ऑप्शन में जाके फिर हमने अपनी इस क्लाइंट मशीन को ज्वाइन करवाई डोमेन इस अपने डोमेन कंट्रोलर की। उसके लिए हमने जो क्रेडेंशियल्स मेंशन किए, जो हमारा डोमेन कंट्रोलर हमने इस जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है इसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी ADDS की जो सर्विस हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो उसकी इंस्टॉलेशन के दौरान हमारे पास एक ऑप्शन आया था जिसको हमने डिटेल में देखा भी था कि आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है वो आपका डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बन जाता है। सो उसके लिए उसने एक ऑप्शन दिया था कि उसका एक स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। अगर स्ट्रांग पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड पॉलिसीज़ को मीट नहीं कर रहा, तो आपकी जो ऑथेंटिकेशन थी वो फेल हो गई थी। और उसके बाद हमने उस पासवर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र था लोकल मशीन का यूज़र, उसका हमने पासवर्ड चेंज किया एज़ पर पासवर्ड पॉलिसीज़। उसके बाद हमने ADDS की सर्विस को इंस्टॉल किया, फिर DNS इंटीग्रेटेड DNS मैनेजर पे गए। तो ADDS जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके लिए DNS मैंडेटरी होता है, आपने DNS के साथ इंस्टॉलेशन करनी होती है, या फिर आपके पास अगर DNS आपके इन्वायरमेंट में है तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ADDS बेस्ट विद इंटीग्रेटेड DNS को कॉन्फ़िगर किया, DNS मैनेजर पे गए, वहाँ पे हमने जोन्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप के लिए क्रिएट किए। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ADDS को इंटीग्रेटेड DNS के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपके रिवर्स जोन्स क्रिएट नहीं होते, वो आपने खुद क्रिएट करने होते हैं। उन जोन्स के अंदर हमने ए रिकॉर्ड्स PTR रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, लुकअप करके देखा, और फिर हमने अपनी जो मशीन थी उसको डोमेन ज्वाइन करवाई। और डोमेन ज्वाइन करने के लिए हमने डोमेन कंट्रोलर के जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसके यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसको प्रोवाइड किया। अब ये काम हमने यूज़र को नहीं प्रोवाइड करना होता कि कोई भी यूज़र जो इस सिस्टम का, इस वर्चुअल मशीन का यूज़र है वो कर रहा है, बल्कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये काम कर रहा होता है, वो सारी मशीन्स को डोमेन ज्वाइन करवा के देता है। वन टाइम सेटअप कि आपका ये एक सिस्टम है, मेरे पास 100 सिस्टम है, मैंने उनको ये डोमेन ज्वाइन करवानी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका, लाइक आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपने इन 100 सेटअप जो आपके वर्चुअल या आपके फिजिकल सर्वर्स हैं, जिनको सिस्टम्स हैं, जिनको आपने डोमेन ज्वाइन करवानी है, उनको डोमेन ज्वाइन करवा देंगे और यूज़र क्रिएट करेंगे जिसको आपने ऑथेंटिकेट करना है थ्रू दिस डोमेन कंट्रोलर, थ्रू दिस एक्टिव डायरेक्टरी। उसके बाद आ जाता है, अब इसी आप एक्टिव डायरेक्टरी पे बहुत सारी पॉलिसीज़, परमिशंस आप बना सकते हैं वन बाय वन। उसके बाद अगर मैं पावरशेल में देखूं, यहाँ पे हमारे पास जो DNS है वो 105 है, हमारी जो ADDS जो इंटीग्रेटेड DNS है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के साथ, तो वो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर हम इस क्लाइंट मशीन से, क्लाइंट का नाम मैं इसलिए ये ले रहा हूँ ताकि आपके सर्वर और दूसरी जो मशीन है जिसको मैंने डोमेन ज्वाइन करवाई है उसमें डिफ्रेंशिएट हो सके। तो ये जो हमारी जो सेकंड मशीन है, इसको हम अगर यहाँ से मैं NS लुकअप की कमांड चला के नेम रेजोल्यूशन करूँ 172.16.0.106 में, इसी मशीन की अगर बात करूँ तो ये देखें हमारा नेम रेजोल्यूशन हो रहा है। 05 अगर करूँ तो वो भी नेम रिजॉल्व हो रहा है, IP टू नेम है। नेम टू IP अगर मैं abha.techpro ak.local ये करूँ तो ये देखें उसका नेम ये रिजॉल्व कर रहा है। तो ये कैसे हमारा DNS काम कर रहा होता है। अब हमने जो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जो DNS है उसका एडवांटेज क्या है। सपोज ये आपका ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, यहाँ पे हमने एक डोमेन हमने ज्वाइन करवाई है। सपोज
आपके जो डोमेन कंट्रोलर हैं वो नंबर ऑफ़ डोमेन कंट्रोलर हैं आपके फॉरेस्ट के अंदर। अगर मैं आपको एंड पे लेके चलूँ और यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करूँ, ये आपका टॉप लेवल जो कंटेनर है फॉरेस्ट आ गया। फॉरेस्ट के अंदर अंडर आपके जो सारी जो डोमेन्स हैं, और भी चीज़ें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम क्योंकि डोमेन्स की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल डोमेन्स आपकी इसके अंडर आ रही होती हैं, ये डोमेन्स कंट्रोलर आ रहे हैं। तो सपोज़ ये आपका एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है। अब इन सारे डोमेन कंट्रोलर ने इनको ज्वाइन किया हुआ है, इसने भी ज्वाइन किया हुआ है, इसने भी ज्वाइन किया हुआ है। आपके जो ये सर्वर है, ये सपोज मैं कहता हूँ ये स्टार्टिंग फ्राम 1 to ये आपके पास 100 डोमेन कंट्रोलर हैं। इन सब ने इस एडी को ज्वाइन किया हुआ है। अब चूंकि आपका जो इंटीग्रेटेड डीएनएस है वो इस सर्वर के ऊपर बना हुआ है, इस कंट्रोलर के ऊपर बना हुआ है, तो आपके जितने भी जोन्स हैं जिनके अंदर ए रिकॉर्ड्स, एनपीटीआर रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, जितने भी आपके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं नेम रेजोल्यूशन के लिए, आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए, जो जितने रिकॉर्ड्स हैं आपके सिस्टम्स के यूज़र नेम एंड आईपीज़, आईपी टू नेम, क्लॉनिकल नेम्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके डीएनएस जोन्स के अंदर आ रही है रेजोल्यूशन के लिए, जो डीएनएस के रिकॉर्ड्स के अंदर है, वो जब भी यहाँ पे अपडेट होगी तो ये सारे चूँकि इन्होंने इनकी अथेंटिकेशन इस एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के थ्रू हो रही है, एक ही पॉइंट से हो रही है, जहाँ पे जो रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होंगे सारे इस डोमेन कंट्रोलर के पास। जितने भी आपके पास यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर हैं, जितने भी आपके पास सिस्टम्स हैं, तो उन पे ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाती है। आपको 1 by 1 यहाँ पे मैनुअली आपको रिकॉर्ड्स अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एज़ कम्पेयर टू कि आपने अगर डीएनएस का सेटअप अलग से किया हुआ है तो वो उसके डीएनएस की टाइप पे डिपेंड करता है। प्राइमरी सेकेंडरी डीएनएस बना रखा है आपने, स्टफ जोन बना रखे हैं, तो उसकी जो रेप्लिकेशन है, रिकॉर्ड्स की रेप्लिकेशन जो होती है वो कैसे होती है, उसके जो डीएनएस की टाइप है उस पर डिपेंड करती है, वो जो फीचर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने फॉरवर्डर्स बनाए हुए हैं, आपने सेकेंडरी डीएनएस बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जोन शेयरिंग होती है कैसे होती है, और उसके बाद स्टफ जोन अगर आपने बनाए हुए हैं, तो वो जो रिकॉर्ड्स की जो यू कैन से दैट के रेप्लिकेशंस होती है वो आपके डीएनएस की टाइप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के केस में ये चूँकि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है यूज़र्स की, आपके ग्रुप्स की, आपके सिस्टम्स की, कंप्यूटर्स की, जो भी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिसने इस एक्टिव डायरेक्टरी को ज्वाइन किया हुआ है, लाइक इस डोमेन को ज्वाइन किया हुआ है, तो उस पे वो डेटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा। जब भी इसके अंदर लाइक यहाँ पे एक सर्वर हम और क्रिएट करते हैं, एक डोमेन कंट्रोलर इसके साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और इसका कोई आईपी यूज़र नेम, होस्ट नेम, एफक्यूडीएन होगा, उसके रिकॉर्ड जब जैसे ही यहाँ पे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चूँकि सारे इस सर्वर्स जो हैं या डोमेन कंट्रोलर हैं, डिवाइसेस हैं आपकी इस एडी सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाता है यहाँ पे। तो ये एडवांटेज है आपके एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस का। अब अगर हम अपने इस मशीन पे आ जाएं तो मैं फिर से एक दफ़ा अपने यूज़र को कर लेता हूँ स्विच, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र पे चले जाते हैं। कुछ कमांड्स हम रन करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मेरा पावर शेल है, और पावर शेल पे मैं अगर लॉग ऑन सर्वर को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेट एल की अगर कमांड चलाऊँ तो इसकी आउटपुट में आए टेस्ट द यूज़र अकाउंट GUI प्लस सिंपल कमांड्स।
दिस कमांड कन्फर्म यूज़र अथेंटिकेटेड अगेंस्ट द डोमेन कंट्रोलर। सो यूज़र, उस यूज़र के साथ हमें लॉगिन होनी चाहिए, चूँकि हम लॉगिन है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, तो उसके साथ ये शो नहीं करें। ग्रुप पॉलिसीज़ को अगर देखना है तो उसके लिए हम ये कमांड चला सकते हैं, गेटिंग इन्फॉर्मेशन। इस कमांड से आप ग्रुप पॉलिसीज़ को देख सकते हैं, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो भी हैं अप्लाई की हुई वो यहाँ पे शो होंगी। तो ये कमांड्स हम रन करते हैं विद हेल्प ऑफ ट्रस्ट यूज़र के साथ हम स्विच करते हैं, उसके साथ हम ये वेरीफाई करते हैं इधर उस पे जो पॉलिसीज़ हैं, यानी हमने करंटली उसको कोई परमिशन या सच प्रोवाइड नहीं किया, बट फिर भी हम कन्फर्म कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसको कौन सी परमिशंस अलाउ हैं। इसकी यूज़र आ रहा है, टेस्ट यूज़र, और साथ ही उसका जो टेक प्रो हमारा जो कौन सा ऑप्शन था, ये इंस्टॉलेशन के दौरान आता, रियल एम इन केस ऑफ हमने डिस्कस किया था फ्री IPA। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ग्रुप पॉलिसीज़ हमारे पास यहाँ पे कौन सी हैं इस यूज़र के लिए। GR GPR ESUL रिज़ल्ट /r। यहाँ पे इस यूज़र के लिए जो ग्रुप पॉलिसीज़ हैं वो इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। गेटिंग द SID मीन सिक्योरिटी ID इंफॉर्मेशन। So it's taking some time, let it leave it। हम सेट की कमांड को मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये कुछ कमांड्स हैं, इनकी जो डिटेल है मैं वो डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट जिसमें ये मेंशन है उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो ये था आज का सेशन। कि आज के सेशन में हमने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड उसके कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। एक शार्ट था, ओवरव्यू था। एक्टिव डायरेक्टरी को अगर डिस्कस किया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। परमिशंस पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को वन बाय वन कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल सेशन ये था कि हमें इसको कैसे ADDS की सर्विस को कैसे, रोल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम अपने जो मशीन्स हैं उनको कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं, और यूज़र की जो डोमेन यूज़र हैं उनकी अथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं थ्रू डोमेन। इंटीग्रेटेड DNS सर्वर की हमने बात की, DNS की बात की, तो उसके एडवांटेजेस देखे कि वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। देखें इसने कमांड्स के थ्रू उसके अप्लाइड ग्रुप पॉलिसीज़ का, फ़िलहाल ग्रुप पॉलिसीज़ इस पे है नहीं है। यूज़र इज़ पार्ट ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप्स का हमने पॉलिसीज़ तो कुछ अप्लाई नहीं की, तो इनका ये मेंबर है, सिक्योरिटी ग्रुप्स का मेंबर है, पार्ट है इनका। उसके बाद यूज़र सेटिंग्स की अगर बात की जाए तो CNAME इसका आ जाता है, CN यूज़र DC डोमेन कंट्रोलर इसका आ जाता है। तो लास्ट टाइम ग्रुप पॉलिसी कब अप्लाई हुई थी वो बता रहा है, आज की डेट इन टाइम। ग्रुप पॉलिसी वाज अप्लाइड फ्राम, कौन सी सिस्टम से इस पर ग्रुप पॉलिसी अप्लाइड हुई है, AD सर्वर से हुई है। ग्रुप पॉलिसी स्लो लेंथ थ्रेशोल्ड, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। डोमेन नेम इसका क्या है, डोमेन टाइप क्या थी, ये देखें विंडोज सर्वर 2000 और लेटर। वो जो हमने फंक्शनल लेवल हमने डिस्कस किया था, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल FFLN, आई थिंक डोमेन फंक्शनल लेवल,
वो ठीक है। अब आपका जो मिनिमम ओएस वर्जन है उसके हिसाब से फ़ीचर्स डिफ़ाइन किए हो जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के फ़ीचर्स। तो मिनिमम वहाँ पे फॉरेस्ट फंक्शन लेवल में आ रहा था 2008, तो ये वो डिफ़ाइन कर रहा है। ग्रुप अब पॉलिसी ऑब्जेक्ट, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अभी तक हमने कोई डिफ़ाइन नहीं की, तो ये चीज़ें बता रहा है। ये कुछ आप मैनुअली ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, थ्रू कमांड लाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर हम एक कमांड चलाएं, होपफुली इट विल वर्क। एडी सर्वर, और यहाँ पे सिस वाला अगर मैं चेक करूँ तो इसको इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज CMDATL, कोई कमांड नहीं है। आई थिंक सम इशू विद द कमांड। एनी हो, ये था आज का सेशन कि हम कैसे एक्टिव डायरेक्टरी को, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, उसके यूज कंपोनेंट्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, DNS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस क्या है, उस इंटीग्रेटेड DNS सर्वर क्या है और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। डोमेन हम कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं, एक अपने सर्वर को, अपने डिवाइस को डोमेन यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस यूज़र को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हमने देखी हैं। वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर लाजमी करें। जो थ्योरेटिकल एंड स्टेप बाय स्टेप जो इसकी गाइड है, इसको डिप्लाई करने के, उसके लिए गिटहब का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।